Hello students, you are welcome to my YouTube channel, Study of Mathematics. We are studying chapters. We have been studying chapter 2 Relations and Functions of 11th Maths. In this video, we are going to discuss. We are going to solve some problems based on algebraic operations of real numbers. It means real numbers को कैसे real numbers अगर function है, real function है, कैसे उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पहले लेट अ फंक्शन f इज डिफाइंड एज फंक्शन f df टू r। df मतलब है ये डोमेन ऑफ फंक्शन है। डोमेन ऑफ मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है, डोमेन ऑफ फंक्शन f। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, इस फंक्शन का डोमेन होता है, मैंने डोमेन के फॉर्म में लिख दिया है। एंड g इज डिफाइंड इज फंक्शन फ्रॉम dg टू r। dg क्या है, इस g फंक्शन का डोमेन है। b टू रियल फंक्शन, सपोज कर लिए दो रियल फंक्शन है, कौन से, f और g। देन वी डिफाइन, तो हम एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे, एडिशन डिफाइन करेंगे, दोनों ऐड करना हो तो फंक्शन f प्लस g, फंक्शन f प्लस g इज फंक्शन फ्रॉम df इंटरसेक्शन dg। कहने का मतलब जो दोनों का डोमेन होगा, दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा उसमें डिफाइंड होगा एडिशन, उसमें ही आप ऐड कर सकते हो। फंक्शन को कब ऐड कर पाओगे आप, जब आपका जो फंक्शन होगा, जो नया फंक्शन बनेगा, इन दोनों के कॉमन डोमेन, सपोज कर लो एक का डोमेन है x इज मोर देन 5, एक का डोमेन है x इज मोर देन 7। तो कॉमन डोमेन क्या होगा, दोनों कॉमन डोमेन हो जाएगा x इज मोर देन 7। तो उस कॉमन डोमेन में ही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो डिफाइंड है। बात समझ में आ रही होगी। मतलब दोनों का जो डोमेन है, डोमेन अलग अलग आता है, अगर सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं, डोमेन अलग अलग है तो कॉमन डोमेन में ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिफाइंड है। ये क्या है समझ लेते हैं इसको। देखिए तो क्या होगा, f प्लस जी कैसे निकालेंगे, मतलब सम ऑफ टू फंक्शंस f प्लस जी डिफाइंड इन कॉमन डोमेन टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या को डोमेन है बाय, तो f प्लस जी अगर फाइंड करना है, अगर x वेरिएबल है तो क्या होता है fx प्लस gx। सिंपली दोनों फ्रैक्शन को क्या कर लो, ऐड कर लो। जो दोनों फंक्शन बाय रूल लिखे होंगे उनको ऐड कर लेना है, बट ऐड करने में क्या ध्यान देना है, फॉर ऑल x, जो सभी x होंगे, x क्या होते हैं डोमेन, ये पहले का डोमेन दूसरे का, वो क्या हो कॉमन डोमेन से हो, जो x होगा वो दोनों के कॉमन डोमेन से होना चाहिए, जो एलिमेंट आप रखेंगे। ये बात है, देखने में क्या लग रहा है डिफरेंट, बाकी बहुत आसान चीज है। सब्सट्रैक्शन क्या होगा, वही सेम चीज, f माइनस जी कैसे डिफाइंड है, अ फंक्शन f माइनस जी मैप्स फ्रॉम df इंटरसेक्शन dg, मतलब कॉमन डोमेन टू रियल नंबर बाई, फिर वही f माइनस जी क्या होगा, दोनों फंक्शन को माइनस कर लो, fx माइनस gx फॉर ऑल बिलोंगिंग टू कॉमन डोमेन ऑफ बोथ फंक्शन, दोनों के कॉमन डोमेन से ही x होना चाहिए। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ जी इज ए फंक्शन फ्रॉम कॉमन डोमेन टू रियल नंबर बाई, तो क्या होगा f इंटू जी हो जाएगा fx इंटू जी एक्स, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, वही बात कॉमन डोमेन में ही रहना है। डिवीजन में ध्यान देना है, f अपॉन जी, f बाई जी इज फंक्शन फ्रॉम कॉमन डोमेन टू रियल फंक्शन बाय f अपॉन जी इज इक्वल टू fx अपॉन जी एक्स। कॉमन डोमेन यहाँ भी है, बट एक बात और ध्यान देना है, नीचे का फंक्शन जीरो ना होने पाए, तो x की ऐसी वैल्यू नहीं पुट करेंगे जिससे क्या हो, gx जीरो हो जाए। मतलब जो यहाँ पे कॉमन डोमेन से x की वो वैल्यू नहीं पुट करना है जिससे डिनोमिनेटर क्या होने पाए, जीरो, तो gx इज नॉट इक्वल टू जीरो, gx जीरो नहीं होना चाहिए, वही x पुट करना है। यही था हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस। एक पॉइंट है स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल फंक्शन बाय अ स्केलर। स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन में, तो लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम d टू r, d जहाँ पर डोमेन है, r के को डोमेन है, बी अ रियल फंक्शन, अगर रियल फंक्शन है, एंड अल्फा बी अ स्केलर, अल्फा स्केलर होगा, क्या होगा रियल नंबर से होगा, वो क्या होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इनटू दैट फंक्शन इज फंक्शन, तो क्या होगा फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा फ्रॉम d टू r, फ्रॉम d टू r एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे होगा, अल्फा इनटू दैट फंक्शन, मतलब अल्फा इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा इनटू दैट फंक्शन fx।
तो सिंपली क्या है, फंक्शन में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखने में जो इसका सिस्टम लिखने का लगता है बड़ा भयंकर है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, डी है, कोडोमेन आर है, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। नंबर क्या है, इसके मीन्स क्या है, कोई नंबर है, रियल नंबर। अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे बोलेंगे अल्फा इंटू एफ। जब मिलेगा तो ये भी एक फंक्शन होगा। सपोज कर लो कोई फंक्शन था एक्स स्क्वायर, अगर इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करें क्या बन गया, 5x²। ये क्या होगा, ये भी तो एक फंक्शन होगा। यस, तो इसी यहाँ पे अल्फा एफ क्या है, एक फंक्शन है। तो डिफाइन कैसे होगा, फ्रॉम डी टू आर। डोमेन तो वही रहेगा। डोमेन देखिए यहाँ पे क्या है, अगर x² का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स, इसका भी डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन देखिए वही है, फ्रॉम डी टू आर इज डिफाइंड एज टू अल्फा इंटू एफ। जो नया फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, सिंपली उसी नंबर को fx में मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे किया मैंने। मान लो देखो यहाँ पे कोई फंक्शन था fx, वो क्या था x²। हमें एक फंक्शन चाहिए 5f चाहिए हमको। फंक्शन क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा 5x²। वही है आपको यहाँ पे लिखा है। सो अल्फा इंटू एफ ऑफ x, जो नया फंक्शन है क्या होगा, इसी अल्फा जो आपका नंबर था, जो गिवन फंक्शन था, उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मिलेगा वो क्या बन जाएगा, अल्फा एफ, मतलब 5f फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। x की वैल्यूज क्या हो, डोमेन से हो। ठीक है, ये था किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। मतलब आप मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है फंक्शन में। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 1/0, जो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। यहाँ भी देखना है जीरो ना होने पाए रेसिप्रोकल में 1/, में तो ये क्या है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम d to r where d is domain, r is codomain, is a real function, then its reciprocal, इसका रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होगा, सिंपली 1/f। 1/f is defined from, समझेंगे यहाँ, डिफाइंड फ्रॉम डोमेन माइनस x, एंड x क्या हो, जब fx 0 हो। कहने का मतलब ये तभी डिफाइंड होगा डोमेन में जब fx 0 हो, उसको निकाल दो। x की वो वैल्यू नहीं पुट करना है, माइनस में क्या है, x की वो वैल्यू निकाल देना है जिसपे fx 0 हो जाए, क्योंकि fx 0 होने पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब यही है, तो डोमेन से वो x की वैल्यू निकालना है जिससे कि fx 0 ना होने पाए, 0 होने पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो r इज डिफाइंड बाय 1/f, रेसिप्रोकल फंक्शन इज इक्वल टू 1/fx। ध्यान क्या देना है, fx इज नॉट इक्वल टू 0, fx 0 ना होने पाए, ये इसका डोमेन हो गया। ये होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो सिंपली जो हम लोग रियल नंबर्स में ऑपरेशंस पढ़े थे लगभग वही है, थोड़ा ध्यान देना है कॉमन डोमेन का, और अगर नीचे आता है कोई फंक्शन तो 0 ना हो। बाकी रियल नंबर्स की तरह ही आपका ये फंक्शन, रियल फंक्शन का भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है। ओके, उसके सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ध्यान देना है कॉमन डोमेन होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, डिवाइड करने पर नीचे क्या 0 ना होने पाए फंक्शन, ऐसे रेसिप्रोकल में भी नीचे 0 ना होने पाए। और किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। अब इससे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। Now let us solve question number 7 of miscellaneous exercise। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर लिया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन नहीं पढ़े थे, इसलिए इसके बाद हम लोग उसको पढ़ने के बाद सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट f and g बोथ फंक्शन आर डिफाइंड फ्रॉम r to r। डोमेन कोडोमेन दोनों क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली। तो f क्या था, फंक्शन fx है, f है इज इक्वल टू x प्लस 1, एंड फंक्शन gx है 2x माइनस 3। फंक्शन f है x प्लस 1 और g क्या है 2x माइनस 3, तो फाइंड करना है f प्लस g, f माइनस g एंड f अपॉन g। इसको मैंने और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है f इंटू जी भी, ये हम लोगों को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए f और g दोनों का डोमेन क्या है, r, मतलब कॉमन डोमेन दोनों का है, तो तुमको यहाँ पर सोचना नहीं है, सीधे हम लोगों को प्लस करना है, बिकॉज बोथ हैव कॉमन डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ऐड करना, अगर निकालना हमको f प्लस g क्या होगा, पहले बात करते हैं हम लोग, f
प्लस जी। तो क्या हो जाएगा, सिंपली फंक्शन जो f है हमारा fx है और gx को हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो fx कितना है, fx है x प्लस 1 प्लस gx है 2x माइनस 3, इसी को ऐड कर लो तो x प्लस 2x हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो आंसर क्या हो गया, 3x माइनस 2। सेकेंड बात करते हैं f माइनस जी। f माइनस जी तो क्या होगा, वैसे ही फंक्शन fx माइनस, अब यहाँ पे बताइए x क्या होगा, तो आपको पता है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज डोमेन से ही होता है, कॉमन डोमेन क्या है r, तो इसको भी साइड में आप लिख सकते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कॉमन डोमेन जो होता है लिखते हैं यहाँ पे, तो fx माइनस gx। ओके, fx माइनस gx, fx कितना है, fx है x प्लस 1 माइनस gx है 2x माइनस 3, तो माइनस कर दें, देखिए x प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस 3, इसको सॉल्व कर लें और तो x माइनस 2x दैट इज माइनस x, 1 प्लस 3 दैट इज 4, तो माइनस x प्लस 4, जहाँ पे क्या होगा x, ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज कॉमन डोमेन, कॉमन डोमेन क्या है यहाँ पे r है, ठीक हो गया। एंड थर्ड इज f ऑफ f अपॉन g, तो पहले फाइंड कर लेते हैं f इंटू जी, थर्ड है मल्टीप्लाई करना है f इंटू जी, तो क्या होगा ये fx इंटू जी एक्स, fx इंटू जी एक्स, fx है x प्लस 1 और gx है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, fx क्या है x प्लस 1, gx है 2x माइनस 3, रख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, देखिए तो x बन जाएगा 2x स्क्वायर, ओके 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, इसको सॉल्व कर लें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x बन जाएगा माइनस x और माइनस 3, ये हो जाएगा f इंटू जी, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 f इंटू जी। अब लास्ट हमारा बाकी यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज कॉमन डोमेन ऑफ बोथ फंक्शन, तो यहाँ भी x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए, r से आपका रियल फंक्शन ही रहेगा। नेक्स्ट है f अपॉन g फाइंड करना, तो फाइंड करना है f अपॉन g ऑफ x, तो देखिए f की वैल्यू थी fx की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया fx अपॉन gx। ओके, fx की वैल्यू है x प्लस 1 और gx की वैल्यू है 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है gx जीरो ना होने पाए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या हो gx जीरो नहीं होना चाहिए, gx जीरो मतलब क्या हो गया 2x माइनस 3 जीरो ना हो, इसका मतलब क्या हो गया, साथ में आपको शो करना पड़ेगा, जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, हमको रियल फंक्शन मेंटेन करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो मिल जाएगा हमको x इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो x की वैल्यू क्या हो 3/2 ना हो, तो ऐसे लिख दें इसको, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा x प्लस 1/2x माइनस 3, या साथ में क्या होना चाहिए x इज नॉट इक्वल टू 3/2, ऐसे लिख दो आंसर को। या एक तरीका और लिखने का है, या तो हम लोग क्या लिख दें, ये हो जाएगा x प्लस 1/2x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन सेट 3/2। बात समझ में आई, कहने का मतलब इसमें भी आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, बट आप 3/2 मत पुट करो, 3/2 रखने पे क्या हो जाएगा जीरो, तो आप आंसर चाहे ऐसे कर दो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, ठीक है, ज्यादा बेटर है। यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एक्सक्लूडिंग 3/2, केवल 3/2 छोड़ दो, बाकी पूरा क्या इसका डोमेन है, तो ये हो गया f प्लस g ऑफ x, f माइनस g ऑफ x, f इंटू जी ऑफ x एंड f अपॉन g ऑफ x। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ध्यान देना जब डिवाइड करें वहीं आपको देखना पड़ेगा ये x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लीजिए। लेट्स सी एग्जांपल 17, वो भी बेस्ड है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ रियल फंक्शंस। इसमें क्या देखिए क्वेश्चन है लेट fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड gx इक्वल टू x
वी टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। डिफाइंड में यानी एक्स की वैल्यू बोल रहा है, डोमेन बता रहा है। किस डोमेन में डिफाइंड है? सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मीन 0 to इनफाइनाइट, जो नेगेटिव ना हो। इसका मतलब क्या हो गया? 0 क्लोज टू इनफाइनाइट ओपन, इसमें डिफाइंड है। ये हमारा क्या है? डोमेन। उन्होंने पहले से ही कॉमन डोमेन दे दिया। अगर डोमेन ना देता तब भी इसी में डिफाइंड होता। क्यों? ये क्या था? ये आपका होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो नॉन नेगेटिव कॉमन यही मिलेगा। इसमें क्या है? इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड था। ये केवल किसमें डिफाइंड था? नॉन नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड था। इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया? टू फंक्शन डिफाइंड ओवर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव। उसने पहले से ही कॉमन डोमेन दे रखा है, आपको कॉमन डोमेन फाइंड नहीं करना है। तो कॉमन डोमेन क्या होगा? 0 to इनफाइनाइट। तो फाइंड करना है सब चीजें, तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो वैसे अगर इसको लिखना होता फंक्शन के फॉर्म में क्या लिखते हैं? फंक्शन एफ कॉमा जी इज फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट टू आर। फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड फ्रॉम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ऐसे भी फंक्शन को लिखा हो सकता था एग्जाम में आपके। इसका मतलब ये डोमेन अगर क्या है? 0 to इनफाइनाइट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ और जी को, वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट एक्स एंड जी एक्स इज एक्स। तो ये समझने के लिए था, हम लोग इसको फाइंड करते हैं एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी एंड एफ अपॉन जी फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये क्या होता है? एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स इज स्क्वायर रूट एक्स प्लस जी एक्स इज एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स, ध्यान में क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स दैट इज क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट 0 to इनफाइनाइट। ये होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सेकेंड बात करते हैं एफ माइनस जी ऑफ एक्स। एफ माइनस जी ऑफ एक्स की वजह से हो जाएगा एफ एक्स ओके माइनस जी एक्स, दैट इज एफ एक्स कितना है? स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स। अगेन सेम कंडीशन, एक्स बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट, 0 इज क्लोज्ड। थर्ड इज एफ इंटू जी ऑफ एक्स। एफ इंटू जी ऑफ एक्स मीन्स हो गया आपका एफ की वैल्यू है, इसका मतलब हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्या बन जाएगा? एफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स इंटू जी एक्स है एक्स। ये क्या बन जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये है एक्स की पावर 1/2 और ये क्या है? एक्स की पावर 1। तो सॉल्व करने में क्या मिलेगा? एक्स टू द पावर 3/2, एक्स टू द पावर 3/2 वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर दैट इज 0 to इनफाइनाइट। उसके बाद फोर्थ है एफ अपॉन जी, हमको फाइंड करना है एफ अपॉन जी ऑफ एक्स। ओके, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है, बट ध्यान क्या होता है? ध्यान रहे कि यहाँ पे जी एक्स 0 ना होने पाए। एफ अपॉन जी ऑफ एक्स होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बट क्या होना चाहिए? जी एक्स इज नॉन नेगेटिव, जी एक्स इज नॉन जीरो। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर का पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स। इसका मतलब एक्स 0 नहीं होना चाहिए। जी एक्स मीन्स क्या हो गया? एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या लिखा है? एक्स टू द पावर 1/2। ओके, अपान में क्या है? एक्स टू द पावर 1, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। कितना बन जाएगा ये? एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या बनेगा? एक्स टू द पावर -1/2, एक्स टू द पावर -1/2। साथ में क्या है? एक्स 0 ना हो, ये हमारा आंसर होगा। तो एफ अपॉन जी ऑफ एक्स होगा एक्स टू द पावर -1/2 वेयर एक्स इज नॉट 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स टू द पावर -1/2 और क्या? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, अभी हम लोग पढ़ रहे थे सभी एक्स किससे बिलोंग कर रहा था? क्लोज्ड 0 से ओपन इंटरवल। बट जब यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, क्यों? 0 को रखते ही
ये क्या था, यहाँ पे नॉट डिफाइंड था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन कर देंगे, जीरो नहीं लेंगे, बस यहाँ ओपन हो जाएगा, ओपन जीरो टू इनफाइनाइट। ओपन करने से जीरो बाहर निकल गया, ठीक है ना, जो जीरो टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट f डिफाइंड एज इन कर्ली ब्रैकेट, f को इस सेट के फॉर्म में दिए गए हैं, ऑर्डर पे है तो कोई रिलेशन है 1 1 2 3 0 1 इस तरह से है। इज ए फंक्शन, तो क्या बोल रहा है, फंक्शन। दिस इज ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर फ्रॉम z टू z, मतलब है इसका डोमेन भी इंटीजर से और को डोमेन भी इंटीजर है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डिफाइंड कैसे है, ये है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये डिफाइंड है फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी, डिटरमाइन ए एंड बी, तो ए और बी फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म गिवन है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब होता है जब भी ऑर्डर पेयर में डिफाइंड हो तो आपको पता होना चाहिए जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो बिलोंग करता है डोमेन से, सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है रेंज से। फर्स्ट एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है डोमेन से, सेकंड एलिमेंट रेंज। फर्स्ट एलिमेंट होता है प्री इमेज, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, इमेज। जब ये वैल्यू पुट करते हैं एफ में तो हमें क्या मिलता है, सेकंड वैल्यू। पहली वैल्यू रखने में फंक्शन में हमें क्या मिलता है, जो इमेज मिलता है वही क्या है, सेकंड वैल्यू है। देखिए फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्री इमेज है, इसको रखने पे हमें 1 मिलेगा। इस फंक्शन में अगर रखेंगे x इक्वल टू 1 तो क्या मिलना चाहिए हमको, 1। तो f1 क्या होगा, 1। तो इमेज गिवन है, प्री इमेज, इमेज हमको सब पता है, तो यहाँ पे रख के केवल निकाल लेना है। तो आपको माइंड में ये भी आ रहा होगा जो फंक्शन बोल रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 0 है, -1 ये है, ठीक है। अब क्या बोला है, फ्रॉम z टू z डिफाइंड है, तो इसका डोमेन क्या बोल रहा है, वो z, बट बहुत 1 2 0 -1 केवल 4 ही इंटीजर दिया है। जबकि डिफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बिलोंग टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखिए यहाँ पे जेड में तो इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं, इनफाइनाइट, पर यहाँ पे 1 2 3 4 ही क्यों दिया है, उन्होंने एक बोल दिया कि फंक्शन आप उसको मान लो, बस ये फंक्शन है। तो फंक्शन के कुछ ही ऑर्डर पेयर दिए हैं, पूरे नहीं दिए हैं, पूरे बनाएंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो कुछ ऑर्डर पेयर दिया है इसमें फंक्शन का, सभी नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर यार इसका मतलब क्या हो गया, अगर रखेंगे फंक्शन में सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती है, अगर हम निकालें f1, f1 क्या होगा, जहां पे x है वहां पे 1 रख दो, ठीक है। f1 हो जाएगा आपका a इंटू 1 प्लस बी, ये आपका f1 क्या हो गया, a प्लस बी। अब f1 है क्या, f1 आपका होता है इमेज, जो आता है आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन वही क्या होता है, इमेज, एलिमेंट्स ऑफ द रेंज, ये इमेज है, इमेज कितना है 1, अगर रखेंगे 1 तभी 1 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे f1 क्या गिवन है, f1 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, सिंस f1 इज इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू 1, ये होगा। इमेज कितना है 1, रखने पर आपको इमेज क्या मिल रहा है 1, तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा आसान रखते हैं 0, देखिए f0 क्या होगा, f0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a इंटू 0 प्लस बी, आप यहाँ पे 2 भी रख सकते थे, -1 भी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 0 रखने पे क्या a खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने रख दिया यहाँ पे। f0 मीन्स क्या है, जब आप रखेंगे 0 तो इमेज क्या मिलेगा, -1, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू, ये हो गया 0 b, तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमको, -1। रखेंगे 0, इमेज क्या आएगा -1, रख दिए 0, यही इमेज है, f0 इज इमेज, तो ये क्या हो गया -1, b इक्वल टू -1, तो यहाँ पे रख दें आपको a मिल जाएगा फ्रॉम 1, अगर 1 रख दें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देंगे -1, b की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1 इज आवर आंसर। सो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिए। इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना था, पहला वैल्यू क्या होता है प्री इमेज, सेकंड क्या होता है इमेज, ये वैल्यू रखने पे फंक्शन की वैल्यू आती है जो सामने लिखा है।
नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट आर बी अ रिलेशन. यहाँ पे आर से मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर से नहीं है, रिलेशन है. रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय. रिलेशन आपको गिवन है इन रूल मेथड. क्या है? ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर such that a and b belongs to set of natural numbers and a is equal to b स्क्वायर हो. और क्या हो? जो पहला है दूसरे का स्क्वायर हो. a is equal to b स्क्वायर, पहले की वैल्यू दूसरे के स्क्वायर के बराबर होगी. आर द फॉलोइंग ट्रू. तो आपको कहना है कि जो नीचे लिखा है तीनों, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? ये आपको बताना है. तो पहला है a कामा a बिलोंग्स टू r. पहला स्टेटमेंट ये है अगर यहाँ अगर दोनों एलिमेंट सेम हो जाएं तो रिलेशन में होगा. इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू आर. यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, यहाँ पे रिलेशन की बात है. तो कह रहे हैं कि रिलेशन में होगा ए और ए. हम देखते हैं कहने मतलब अगर यहाँ भी है सेम नंबर, अगर ये हम क्या लेते हैं ए इज इक्वल टू 2. ए इज इक्वल टू 2 ये कहाँ होना चाहिए? नेचुरल नंबर से. बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके. तो सेकंड एलिमेंट के स्थान पे क्या रखना है आपको? यहाँ भी क्या रखना है? ए. तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर. बट 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर. अगर यहाँ पे 2 है तो क्या होना चाहिए? इस पे यहाँ भी रखेंगे a. पहला एलिमेंट a भी, दूसरा एलिमेंट भी a. मतलब यहाँ पर है तो यहाँ भी है, तो a स्क्वायर का बनेगा ये. 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर. अगर हम a इक्वल टू 2 ले लिए तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4. तो कभी भी इसके इक्वल होगा नहीं. इसका मतलब हो गया a इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर. जब a इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर नहीं हो रहा है, देखिए 1 किस में होगा? अगर लेते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, ध्यान दीजिए a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होता? 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर. तो यहाँ से a इज इक्वल टू a स्क्वायर मिल जाता. बट हमें चेक करना है इसकी ट्रुथ वैल्यू, ये सही है कि नहीं है. हम करते क्या है, हम इसको गलत करने का प्रयास करते हैं. कोई एक पॉइंट पकड़ के इसको रॉन्ग कर दे तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो यहाँ पे हम लोग यही कर रहे हैं. 1 लेने को तो सही है. अगर 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे रखिए 1 के स्क्वायर, तो 1 ही मिलेगा. तो 1 1 सही है, बट 2 पे नहीं सही है. तो हमको क्या दिखाना है? जो गलत जहां पे हो जाए वो पॉइंट हमको लेना है, वो एलिमेंट हमको लेना है. तो यहाँ पे ले लिए a इक्वल टू 2 जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. बट देखिए 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है. होना चाहिए बराबर. इसका मतलब है a इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n. सभी नेचुरल नंबर के लिए ये बात सही नहीं है. कुछ पे सही हो सकती है, फॉर ऑल सही नहीं है. इसका मतलब क्या होगा? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज ट्रू. This is not true. Sorry, this is not true. कोई नंबर अपने स्क्वायर के बराबर नहीं होता, केवल 1 को छोड़ दो. 2 नेवर इक्वल टू स्क्वायर. 3 नेवर इक्वल टू 3 स्क्वायर. इसलिए यहाँ पे क्या फॉल्स है, इज नॉट ट्रू. सेकंड की बात करते हैं. ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होगा. ए बी मैं एग्जांपल लेता हूँ. अगर मैं ले लूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू, वैसे में एग्जांपल 2 किससे? नेचुरल नंबर से लेना है. देखिए, और मैं b लेता हूं 4. ये भी क्या है? नेचुरल नंबर से है. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4. दोनों क्या है? नेचुरल नंबर से हैं. तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया? a इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा कर दिए. a इज इक्वल टू लेते हैं 4 और b इज इक्वल टू 2. a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2. तो क्या हो गया? देखिए ये आपको मिल गया a इज इक्वल टू b स्क्वायर. a इज इक्वल टू b स्क्वायर तो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 क्या है? 4 की वैल्यू क्या है? a 4 है, ये b स्क्वायर, ये तो है. तो a की वैल्यू देखिए b स्क्वायर है, ये क्या मिलेगा? 4 दोनों इक्वल है. a इज इक्वल टू b स्क्वायर यहाँ पे सही है. तो क्या इसका उल्टा भी सही होगा? बट अगर उल्टा कर दे इसको, अब जहां पे a लिए उसको ले ले b. देखिए पहले क्या था? a कामा b रिलेशन में हो, उसने कहा पहले चेक करो है ये, तब ये बताना है. तो मैंने एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे देखिए a क्या है? b के स्क्वायर के बराबर है. इस कंडीशन को फॉलो कर रहा मतलब रिलेशन में है. पहला दिखाना आपको रिलेशन में होना चाहिए, तब बताना कि क्या है. दूसरा वाला कैसा होगा? तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, मतलब क्या होगा? a इज इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब 4 क्या होगा? 2 का स्क्वायर. यहाँ पे तो रिलेशन में है. अब क्या करना है? हमें b लेना है, उल्टा कर देना है. b क्या लेना है? जहां पहला था वहां पे आ गया, उल्टा कर देना है. तो उल्टा करने का मतलब होगा 2 ले ले पहले और क्या ले लें? 4 बाद में. 2 4 क्या ये बिलोंग करेगा?
रिलेशन से देखिए कभी भी 2 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, उल्टा करना है। यहाँ पे क्या है 2 4 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, देखिए नहीं होगा। और समझ आ रही, 2 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, लिख दें यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसको उलट के लिखेंगे, सही तो था बट 2 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है इज नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। फिर लास्ट में ए बी 2 नंबर लेना है, फिर बी सी 2 नंबर लेना है, दोनों रिलेशन में हो, इतना आपको पहले दिखाना है। ए और बी रिलेशन में हो, बी और सी भी रिलेशन में हो, तब ये होगा, ये चेक करना है। तो मैं नंबर ले रहा हूँ ए और बी, यही एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर लेता हूँ 4, 2 इन रिलेशन, सही है, देखिए 4 क्या 2 का स्क्वायर है, करेक्ट है। 4 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, सही है। फिर एक और नंबर आपको लेना है बी सी, ये थोड़ा और बड़ा नंबर दे, अब भी दिखाना है सी का स्क्वायर हो, तो भी हमारा ये होना चाहिए। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 16 और 4, क्योंकि वो सेम यही यहाँ भी लेना। देखिए 16 4 का स्क्वायर है, दोनों नेचुरल नंबर है और क्या है 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 4, 2 भी रिलेशन में है। देखिए ए हो गया 16, बी हो गया 4, बी हो गया 4, सी हो गया 2 ले लिया। देखिए 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, दोनों करेक्ट है, दोनों इस रिलेशन से हैं, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है ऑर्डर पेयर में और पहला दूसरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या ये होगा ए कॉमा सी, ए क्या था आपका 16, ए क्या था 16 और सी क्या है 2, 16, 2 रिलेशन में आएगा, चेक कर लो 16 2 का स्क्वायर नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन, तो 16 जो है रिलेशन में नहीं आया, रिलेशन में नहीं आया मतलब क्या है नॉट ट्रू, ये भी सही नहीं है, नॉट ट्रू। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। पहली कंडीशन आपको लेके दिखानी है, सेकंड को ट्रू या फॉल्स चेक करना है। इसे यहाँ पे थर्ड में हमने ए और बी ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो रिलेशन में हो, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर हो, तो 16 मैंने ले लिए 4 का स्क्वायर होता है, रिलेशन में है। फिर आपको लेना बी सी, देखिए बी दोनों में कॉमन है, जो बी आप यहाँ पे लिए वही यहाँ भी लेना है, मैंने 4 ले लिए। फिर 4 क्या है 2 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो कह रहे हैं कि ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तो ए क्या था हमारा 16 और सी क्या था 2। देखिए 16 का 2 का स्क्वायर है नहीं, 16 2 का स्क्वायर नहीं है, 16 is not equal to 2 स्क्वायर, 16 is not equal to स्क्वायर ऑफ 2, इसलिए रिलेशन में ये नहीं है, तो क्या हो गया नॉट ट्रू, इसलिए का रिलेशन में होगा, तो सभी फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नॉट ट्रू नॉट ट्रू नॉट ट्रू। ये चेक कर रहा था रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, नोट कर लें। Now question number 10. Let A, that is 1 2 3 4 and set B 1 5 9 11 15 16 and F given है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 set of some ordered pairs. Are the following true? Question is are the following true? First is F is a relation from A to B. ये true है कि नहीं? F is function. चेक करना है कि रिलेशन है या फंक्शन है या दोनों है, यही चेक करना हम लोगों को। जस्टिफाई और आंसर हम लोगों को जस्टिफाई भी करना है, सॉल्व करके बताना है इसको, तो सॉल्व करते हैं पहले। अगर आप रिकॉल करें तो रिलेशन क्या होता था, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी का एक सबसेट होता है रिलेशन। तो अगर हम A क्रॉस B निकाल लें, कितने एलिमेंट इसमें होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 24 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। 24 ऑर्डर्ड पेयर से अगर ये हमारा मैच कर जाएगा उसका सबसेट होगा तो रिलेशन है, अदरवाइज रिलेशन नहीं है। तो पहला काम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे हम A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिकॉज रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहला एलिमेंट सब में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 1, ठीक है, फिर क्या होगा 1 5, फिर क्या होगा 1 9 1 11 1 15 एंड 1 16।
116, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको सबसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो फाइनली आपके पास ये है a क्रॉस b, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे जो f है चेक करना कि सभी ऑर्डर पेयर्स में होने चाहिए, बिकॉज रिलेशन इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो ये अगर सब यहाँ पे मिल गए तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होगा। चेक करते हैं, देखिए 1 5 है, 1 5 देखिए है, ठीक है, पहला हो गया। 2 9, 2 9 भी है। 3 1, 3 1, ये देखिए 3 1 है, मिल गया। 4 5, 4 5 लिखेंगे आपको ये मिला 4 5। 2 11 और 2 11 आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए। तो इस जो यहाँ पे आपको सेट मिला था, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, इसके सभी एलिमेंट a क्रॉस b के एलिमेंट हैं। इसका मतलब f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, देंगे। सो f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज f इज अ रिलेशन, this implies f is a relation from a to b, from set a to set b, f is a relation। ओके, अब चेक करना है फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन में क्या होता है, सेट a के सभी एलिमेंट, सेट a के सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट b से बिलोंग करें। तो सेट a के सभी एलिमेंट इसमें है, चेक करना हमको। तो फर्स्ट था हमारा, तो फर्स्ट क्या है, रिलेशन हो गया ट्रू। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या यहाँ पे ट्रू है। सेकंड चेक करना है फंक्शन है कि नहीं। सेकंड मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेकंड। तो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के कहीं न कहीं एलिमेंट से बिलोंग हो। देखिए सेट ए में क्या है, 1 है, 5 1 2 3 4 है इसमें, देखिए 1 आपका इसमें है, यस 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। 5 नहीं है पहली बात तो, वैसे भी 5 नहीं है, साथ साथ 2 देखिए रिपीट भी हो गया, दोनों कंडीशन गड़बड़। एक तो सभी एलिमेंट बिलोंग भी नहीं कर रहे हैं और फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए 2 का 2 इमेज हो गया, 2 9 भी हो गया और 2 11 भी। तो इसलिए क्या है, ये फंक्शन नहीं है। सिंस 2 हैज 2 इमेजेस, कौन कौन से हैं 2 इमेज, 9 एंड 11, 9 एंड 11, सो f इज नॉट अ फंक्शन, f इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं तो क्या है, इफ ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या मिल गया हमको, फॉल्स। सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लें। Now question number 11 is, let be the subset, let f be the subset of z cross z, defined by f is equal to a into b, a plus b order pair की फॉर्म में है, where a and b belongs to set of integers। is f a function, क्या f फंक्शन है, from z to z, जस्टिफाई। चेक करें, तो फंक्शन चेक करने के लिए देखिए पहली बात क्या बोला है, f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। इसका मतलब रिलेशन गिवन है, सबसेट ऑफ z क्रॉस z, तो वो क्या होगा रिलेशन। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हियर f इज सबसेट ऑफ z क्रॉस z। अगर ये सबसेट है इसका मतलब क्या हो गया, हेंस f इज अ रिलेशन। रिलेशन तो है, कंफर्म हो गया ये, f इज अ रिलेशन। अगर f रिलेशन हो गया तो रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए कि रिलेशन का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके 2 इमेज ना हो, प्री इमेज के 2 इमेज नहीं होने चाहिए। ये हमको चेक करना है, इसको अगर फंक्शन बनाना है तो फंक्शन नहीं बताना है। अगर फंक्शन होगा तो 2 इमेज नहीं होगा। देखिए तो जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, f इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी, मैं यहाँ पे a की कुछ वैल्यू लीजिए जो क्या हो, इंटीजर्स हो, और उसका 2 इमेज आ जाए। मैं ले रहा हूँ एक वैल्यू a की 2, a इज इक्वल टू लेता हूँ 2 और b इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6। तो दोनों क्या है, दोनों ये देखिए जेड से बिलोंग कर रहे हैं, a और b दोनों क्या है, जेड से बिलोंग करेंगे। a इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया यहाँ पे, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 6 बिलोंगिंग टू सेट ऑफ
इंटीजर्स, तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर होने क्या बनेगा, इसका मतलब हमारा हो जाएगा ए बी कामा ए प्लस बी क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर क्या मिलने वाला है, ए बी में दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12, ओके, ए प्लस बी 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, ये मिलेगा। जब क्या ले लिया हम यहाँ पे, ए ले लिया 2, बी लिए 6, फर्स्ट मैंने ये ले लिया। सेकंड में लेता हूँ एक और इंटीजर, लेता हूँ a इज इक्वल टू -2, ओके, एंड b इज इक्वल टू -6, दोनों क्या है, ये भी इंटीजर है। तब क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर ए बी कामा ए प्लस बी क्या मिलने वाला है, इसके बाद देखिए ए बी मतलब दोनों मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, और सेकंड क्या मिलेगा, ऐड करना है, तो -2 -6 -8। अब देखिए यहाँ पे 12 के दो इमेज हैं 8 और -8, 12 के दो इमेज हैं 8 और -8, इसलिए क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। लिखेंगे सिंस 12 corresponds two images to different image 8 and -8, 8 and -8, so f is not a function, so f is not a function। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। सो f इज नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट लगते हैं, बट कॉन्सेप्ट पकड़िए। यहाँ पे ए भी क्या है, इंटीजर रखे, चेक कर लो, डिफरेंट कहीं भी अगर दो इमेज आ गया तो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो चेक करना आपको वही जिससे फंक्शन ना हो, इसको इनकरेक्ट चेक करने के लिए। अगर आपको हर जगह मिलेगा डिफरेंट आपको मिलता है एक एलिमेंट पे डिफरेंट इमेज, तो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, इसको नोट कर लें। Now miscellaneous class question 12, let set A is 9 10 11 12 13 and let function f from a to n from this set, मतलब डोमेन क्या है इसका, ये सेट है, सेट A is the domain of the given function to n, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, be defined by fn is equal to the highest prime factor of n, fn is equal to the highest prime factor of n, find the range of f। अब इसको देखते ही आपको डर लग जाता है, ये क्या लिखा है, ऐसे पढ़ते थे fx इक्वल टू 3x, fx इक्वल टू 3x, यहाँ पे n लिख दिया, वो है क्या, वो the highest common factor of n। ये fx होता क्या था, अगर लिखा है तो fx क्या होता था, fx होता था डोमेन से ही कोई एलिमेंट, ये तो था। fx क्या होता था, x क्या होता था, डोमेन से बिलोंग करता था, इसी डोमेन से ही हम लोग x की वैल्यू रखते हैं, मतलब है x क्या कोई एलिमेंट होता था डोमेन का, डोमेन क्या है यहाँ पे a, मतलब हमारा जो n होगा यहाँ से कहीं होगा, और क्या होगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, fn क्या होगा, अगर आप रखेंगे यहाँ पर 9, fn मतलब हो गया x की वैल्यू 9, x क्या है, डोमेन जो होता है यहीं पे रखते हो भैया x की वैल्यू, जो आपको ये है डोमेन से ही आप x की वैल्यू पुट करते हो तो रेंज आता है, जो डोमेन से जो x की वैल्यू पुट करते हो क्या आता है, रेंज। डोमेन हमारा क्या है, सेट A है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, 10 11 12 13, आना क्या चाहिए, जो आएगा वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए इसका, इन सबका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लिखना है हमको रखने पर। तो पहले इन सबका हम प्राइम फैक्टर नोट कर लेते हैं, ओके। देखिए सॉल्व करें इसको, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 बताइए। फैक्टर्स जानते हैं जिससे जैसे 9 डिवाइड हो जाए, तो 9 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 और 9, बट बोला क्या है, हमको फाइंड करना क्या, प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा 9 का, केवल 3 मिलेगा, केवल 3 तो प्राइम है, 1 और 9 प्राइम नहीं है, 1 ऑड है 9 कंपोजिट है, तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या हो गया 3। ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 10, जिससे जिससे डिवाइड हो जाए 5 10, ये 10 के ओवरऑल फैक्टर्स हैं, क्या बोला है प्राइम, तो प्राइम कौन सा इसमें 2 है और 5 है, तो 2 और 5 हो गया।
ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11, 11 खुद प्राइम है, 11 ही होगा। ऐसे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13, तो क्या होगा 13। ये हम लोगों ने सभी के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 12 छूट गया, सॉरी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 12। लेना कौन सा है, केवल प्राइम। प्राइम कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 किसके हो गए, 12 के। 12 के हो गए 2 और 3। अब क्या करना है, तो जो फंक्शन में यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू, जो आंसर आता है fx की वैल्यू जो होती है वही होता है रेंज। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2 किसमें रखते हैं, fx में, तो क्या बन जाता है f2। यही f2 रेंज होता है, x क्या होता है, डोमेन होता है। f2 क्या है, रेंज का एक एलिमेंट है, x क्या है, डोमेन का एक एलिमेंट है। तो सिंपली यही क्या करना है हमको, जहां n है वह ये नंबर रखने हैं और आंसर क्या आना चाहिए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो हम लोग फाइंड करते हैं अब f9 f10 f11 12 और 13। तो देखिए इसके बाद नाउ, तो पहले बात कर रहे हैं f9। f9 क्या होगा, f9 मतलब हो गया, मैं लिख दे रहा हूं द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, ये तो है। n मतलब क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो यहाँ पे था n। x क्या था 9, तो x किसका है, x का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हम लोग x यूज करते थे यहाँ पे n ले लिया है, कितना ही किया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9, 9 का प्राइम फैक्टर केवल एक है ही, तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे बात करें हम f10, वही सेम चीज, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, 5 होगा, 2 है तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही f11, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, 11 खुद ही हाईएस्ट है 11। 12 की बात करें f12, f12 क्या होगा, इसमें हाईएस्ट 12 में है 3, तो 3 हो जाएगा। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो क्या मिलेगा हमको 3। ओके, फिर लास्ट है 13, f13, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13, तो क्या होगा 13। तो जो हमको मिला है f9 f10 f11 f12 f13, यही रेंज है। तो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन क्या होगा, नोट करते हैं, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो देखिए रेंज क्या होगा, ये होगा f9 f10, लिख दे रहा हूं, रेंज हमारा क्या हो जाएगा f9, ओके, f10 f11 f12 एंड f13, कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स। तो सबकी वैल्यू लोग निकाल लिए हैं, तो रेंज फाइनली क्या हो गया, f9 था 3, f10 है 5, f11 11, f12 3, f13 13, f13 13। तो देखिए यहाँ पे 3 5 11 3 13, तो 3 दो बार रिपीट हो गया, एक हटा दो, क्या हो जाएगा 11 to 13। रेंज क्या हो गया 3 5 11 13 फॉर द गिवन फंक्शन। ऐसे रेंज निकालते हैं, ये आपको बेसिक पे लेके फिर से गया था, आपको रेंज निकालना आता है कि नहीं। तो x की वैल्यू पुट करो, जो f a आएगा वही आपको क्या होता है रेंज। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।